लाला, आपका कमरा बड़ा ठंडा है, मैं थोड़ी देर यहाँ सो जाऊं क्या? मिशाल ने दरवाजे की ओर से झांकते हुए इंतहाई मासूमियत और खुशामदी लहजे में पूछा। तो लैपटॉप पर नजरें जमाए डॉक्टर फुरकान के हाथ एक पल को रुक गए। इसने गर्दन मोड़कर सामने देखा, जहां सवास से आई मिशाल पसीना पसीना हो रही थी। उसके माथे पर चिपकती लटें और चेहरे की सुर्खी इसकी बेहाली का पता दे रही थी। फुरकान ने कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखा और फिर अपने लब भींच लिए। उसके जहन में एक ही सवाल कलबलाया कि क्या ये लड़की वाकई इतनी मासूम है, या हद दर्जे की बेवकूफ, जो एक जवान मर्द के कमरे में इस वक्त यूं बेधड़क चली आई है। वो अपनी सोचों को झटकता हुआ महज हाँ में सर हिला गया। इसकी इजाजत मिलते ही मिशाल के मुरझाए हुए चेहरे पर बहार आ गई। वो चहकती हुई कमरे में दाखिल हुई और सीधी बेड की तरफ बढ़ने लगी। हाय लाला, सदके जाऊं आपके इस एसी के। इस्लामाबाद की गर्मी ने तो मेरा कचूमर निकाल दिया है। सवात में तो हमने कभी ऐसी आग बरसते नहीं देखी। वो बेड पर ढेर होते हुए बोल रही थी और फुरकान साकित बैठा इसे देख रहा था, जिसने जूते उतारे बगैर ही बेड पर पैर रख दिए थे और सारा कंफर्टर खींचकर अपने वजूद पर लपेट लिया था। मशाल, तुम होश में तो हो? ये क्या तरीका है? तुम यहाँ ऐसे सो रही हो जैसे अपने घर के सेहन में लेटी हो। फुरकान ने कुर्सी घुमाकर इसे टोका तो मिशाल ने कंफर्टर के अंदर से सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकाली और नींद से बोझल लहजे में बोली, लाला, अब क्या सोते हुए भी तमीज देखनी पड़ेगी? मुझे बहुत नींद आ रही है, बस थोड़ी देर सोने दें, फिर मैं चली जाऊंगी। इसकी मासूमियत के पीछे छुपी बेफिक्री ने फुरकान के अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। जिंदगी में पहली बार वो अपनी इस बचपन की मनकूहा को इतने करीब देख रहा था। वो खामोश हो गया और लाइट ऑफ कर दी। कमरे में एसी की दबी दबी आवाज और मिशाल की बाकायदा होती सांसें गूंजने लगी। फुरकान अपनी जगह से उठा और आहिस्ता से बेड की दूसरी तरफ आ बैठा। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो मिशाल के चेहरे को देख रहा था, जो नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। इसने आहिस्तगी से अपना हाथ कंफर्टर के अंदर डाला और मिशाल के वजूद की तपिश महसूस करने लगा। क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता मिशाल कि तुम किसके पास लेटी हो? इसने सरगोशी की, मगर मिशाल तो गहरी नींद में थी। फुरकान ने इसके गिर्द लिपटे कंफर्टर को थोड़ा सा दुरुस्त किया तो इसका हाथ मिशाल की नरम धड़कनों के करीब जा ठहरा। इसे महसूस हुआ कि ये लड़की कितनी बेखबर है। इसे तो ये भी नहीं मालूम कि निकाह के बाद वो जिस मर्द को लाला लाला पुकारती है वो इसका मजाजी खुदा है, और इसके जज्बात इस वक्त किस नहज पर हैं। मिशाल ने नींद में थोड़ा सा रुख बदला और इसका हाथ अनजाने में फुरकान के बाजों पर आ टिका। फुरकान का वजूद पिघलने लगा। इसने अपनी उंगलियां मिशाल की हथेली में फंसाई और सोचने लगा कि इस सवात की एक गली इस्लामाबाद की इस तपिश को कैसे झेलेगी, जहां नजरों के वार गर्मी से ज्यादा शदीद होते हैं। मिशाल की सादगी इसे हरा रही थी और इसकी मर्दाना अना इसे ये बावर करा रही थी कि अब इस मासूमियत की हिफाजत इसे ही करनी है, चाहे इसके लिए इसे सख्ती का लिबादा ही क्यों ना ओढ़ना पड़े। वो काफी देर तक इसे यूं ही देखता रहा, यहां तक कि शाम के साए गहरे होने लगे और कमरे में फैली ठंडक मिशाल के चेहरे पर सुकून की लकीरें वाज़ह करने लगी। फुरकान को लगा कि वो इस लड़की की हिफाजत की खातिर पूरी दुनिया से लड़ सकता है, मगर सबसे पहले इसे मिशाल को ये समझाना था कि वो अब बच्ची नहीं रही और ये शहर सवात की वादियों जैसा पुरअमन नहीं है। मिशाल, तुम जानती हो कि हमारा निकाह हो चुका है और एक कमरे में इस तरह तुम्हारा होना कितना खतरनाक हो सकता है। फुरकान ने इसे आहिस्तगी वाले लहजे में कहा तो मिशाल ने अचानक आंखें खोल दी और इसे इतने करीब पाकर जरा भी नहीं छपकी, बल्कि उल्टा मुस्कुरा कर बोली, लाला, आपसे क्या डरना, आप तो मेरे अपने हैं। बचपन में जब मैं अंधेरे से डरती थी तो आप ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर छोड़कर आते थे।
اب کیا آپ مجھے کھا جائیں گے کیا؟ اس کے اس معصومانہ منطق پر فرقان کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے یا اسے پکڑ کر جھنجھوڑ دے کہ وہ زمانہ اور تھا۔ مشال اب تمہارے سامنے وہ لڑکا نہیں بلکہ ایک جوان مرد کھڑا ہے جس کے سینے میں جذبات کا طوفان ہے۔ اس نے مشال کی کلائی ہولے سے پکڑی اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ دیکھو مشال، یہ اسلام آباد ہے، یہاں کی دیواروں کے بھی کان ہیں اور یہاں کے مردوں کی نظریں سوات کے پہاڑوں جیسی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ تم میرے بیڈ پر اس طرح لیٹی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر کوئی باہر سے آ جائے تو کیا سوچے گا؟ مشال نے اپنی کلائی چھوڑانے کی کوشش نہیں کی بلکہ الٹا فرقان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تو کیا ہوا لالا، آپ میرے شوہر ہیں نا، تو شوہر کے بیڈ پر بیوی نہیں سوئے گی تو کون سوئے گا؟ اور ویسے بھی مجھے آپ پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، آپ کبھی میرا نقصان نہیں کر سکتے۔ اس کے اس اٹوٹ بھروسے نے فرقان کے غصے کی آگ پر پانی ڈال دیا، مگر ساتھ ہی اس کے اندر ایک نئی آگ بھڑکنے لگی۔ اس کا ہاتھ مشال کی دھڑکنوں کے قریب کمفرٹر پر تھا، جہاں اسے اس کے دل کی تیز رفتار محسوس ہو رہی تھی۔ کیا یہ دھڑکنیں واقعی اتنی پرسکون ہیں جتنا تم دکھا رہی ہو، یا تم اندر سے ڈر رہی ہو؟ فرقان نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا تو مشال کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سنجیدگی آئی، مگر پھر وہ مسکرا دی۔ ڈر تو لگ رہا ہے لالا، مگر اس لیے نہیں کہ آپ میرے پاس ہیں، بلکہ اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں یہاں سے اٹھی تو باہر کی وہ حد سے زیادہ گرمی مجھے پھر سے جلا دے گی۔ آپ مجھے یہیں رہنے دینا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ بالکل شور نہیں مچاؤں گی۔ فرقان نے ایک لمبا سانس لیا اور وہیں بیڈ کے کونے پر بیٹھ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ مشال کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل چکی تھی، وہ خوشبو جو خالص سندل اور پہاڑی پھولوں جیسی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھی اسی ٹھنڈک میں گم ہو جائے، مگر اس کی مردانگی اور غیرت اسے بار بار ٹوک رہی تھی کہ یہ لڑکی ابھی اس کی ذمہ داری ہے، ملکیت نہیں۔ وہ اس کی اس نادانی کو اس کی ڈھال بنانا چاہتا تھا، نہ کہ اس کی کمزوری۔ مشال، تم بہت معصوم ہو یا پھر تم مجھے آزما رہی ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ جب ایک مرد کسی عورت کو اتنے قریب پاتا ہے تو وہ لالا نہیں رہتا، وہ اپنی حدود بھول سکتا ہے۔ فرقان نے اسے جتانے کے لیے اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا تو مشال کے پورے وجود میں ایک جھرجری سی دوڑ گئی۔ اس بار وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور پہلی بار ایک انجانے خوف کی جھلک نظر آئی۔ لالا، آپ کی آنکھیں اتنی بدلی بدلی کیوں لگ رہی ہیں؟ مشال نے دبی آواز میں پوچھا تو فرقان نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ تم نے ان آنکھوں کو کبھی شوہر کی نظر سے دیکھا ہی نہیں مشال۔ تم ہمیشہ مجھے اپنا محافظ سمجھتی رہی، مگر یہ بھول گئی کہ محافظ ہی کبھی کبھی قیدی بنانے والا بھی بن جاتا ہے۔ مشال نے اپنا چہرہ دوبارہ کمفرٹر میں چھپا لیا جیسے وہ اس سچائی سے بھاگنا چاہتی ہو۔ فرقان نے اسے مزید پریشان نہیں کیا اور دوبارہ اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا، مگر اب اس کا دھیان فائلوں میں نہیں تھا۔ وہ بار بار مڑ کر اس وجود کو دیکھ رہا تھا جو اب واقعی پرسکون ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ مشال کی یہ بے خبری ہی اس کا سب سے بڑا حسن ہے اور اس حسن کی حفاظت کرنا اب اس کا اولین فرض ہے۔ وہ اسے اس شہر کے بھیڑیوں سے بھی بچائے گا اور خود اپنے ان جذبات سے بھی جو اسے بے قابو کرنے پر تلے تھے۔ رات کا کھانا تیار ہونے کی آوازیں نیچے سے آنے لگی، مگر فرقان نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ مشال کچھ دیر اور اس ٹھنڈک اور اس سکون میں رہے جہاں اسے کم از کم یہ تو معلوم ہو کہ وہ محفوظ ہے، چاہے اسے محفوظ رکھنے والا کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو جائے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ تو اس نئے رشتے کی پہلی سیڑھی تھی، جہاں ایک طرف ہمالیہ جیسی ٹھنڈی معصومیت تھی اور دوسری طرف اسلام آباد کی تپتی دوپہر جیسا سلگتا ہوا جذبہ جو اب دھیرے دھیرے ایک نئی کہانی کی صورت اختیار کر رہا تھا۔
फुरकान ने लाइट बंद कर दी ताकि मिशाल की नींद में खलल न पड़े, मगर अंधेरे में भी इससे मिशाल की मौजूदगी का एहसास एक मीठे दर्द की तरह महसूस हो रहा था, जो इसे ये बता रहा था कि अब इसकी जिंदगी पहले जैसी सादा नहीं रहने वाली। मिशाल के चेहरे पर फैला सुकून फुरकान को अंदर ही अंदर जलाने लगा था। वो इसके सरहाने बैठ गया और काफी देर तक इसके नक्श देखता रहा, जो अब बचपन की धुंधलाहट से निकलकर एक मुकम्मल औरत के सांचे में ढल चुके थे। इसने हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे पर फैली इस जुल्फ को हटाना चाहा जो इसके लबों को छू रही थी, मगर ऐन इसी वक्त इसका हाथ रुक गया। वो अपनी मुट्ठियां भींचकर खुद को पीछे खींच गया और दांत पीसते हुए दिल दिल में कुड़ने लगा। फुरकान के अंदर इस वक्त तपते हुए सहरा जैसी प्यास जाग रही थी। मिशाल ने नींद में थोड़ा सा रुख बदला और कंफर्टर इसके कंधे से नीचे सरक गया, जिससे इसकी सफेद गर्दन पर पसीने की एक नन्ही सी बूंद चमकती हुई नजर आई। फुरकान की सांसें भारी होने लगी। इसने नसें चुरा कर दीवार पर लगे क्लॉक को देखा और फिर गुस्से से मिशाल को झंझोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर इसका हाथ इसके कंधे तक पहुंचते पहुंचते नरम पड़ गया। मिशाल, उठो, चलो, जल्दी करो, बहुत हो गई तुम्हारी ये नींद, अब उठकर तमीज से बैठो। फुरकान ने जानबूझकर अपना लहजा सख्त और खुरदरा रखा ताकि वो अपनी कैफियत छुपा सके। मिशाल ने हड़बड़ा कर आंखें खोली और सामने फुरकान को इतने करीब पाकर इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए वही बचकाना हैरत उभरी। लाला, आप अभी तक जाग रहे हैं? क्या काम खत्म नहीं हुआ? इसने आंखें मलते हुए पूछा तो फुरकान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इसने इसका बाजू थोड़ा सख्ती से पकड़ा और इसे उठाकर बिस्तर पर बैठा दिया। मिशाल, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि मुझे लाला मत पुकारा करो। क्या तुम्हें समझ नहीं आती कि लाला वो होता है जिससे खून का रिश्ता हो? मेरा तुम्हारा रिश्ता वो नहीं है। तुम इस तरह मेरे बेड पर आकर लेट जाती हो जैसे तुम्हारा कोई गुड़िया घर हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर मैं अपनी हदूद भूल जाता तो तुम्हारा बचपना धरे का धरा रह जाता। मिशाल ने अपने बाजू पर फुरकान की गिरफ्त को महसूस किया और इसकी आंखों में पहली बार एक खौफ की लहर दौड़ी, मगर वो अभी भी इसकी सख्ती की गहराई को नहीं नाप सकी थी। लाला, आप मुझे डरा रहे हैं। मैंने तो बस गर्मी की वजह से यहाँ पनाह ली थी। अब्बा जी कहते हैं कि फुरकान बहुत जिम्मेदार है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तो मैंने सोचा कि आपके पास मैं सबसे ज्यादा महफूज हूँ। इसकी ये बात सुनकर फुरकान का जी चाहा कि वो अपना सर पीट ले। इसने मिशाल का चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे अब्बा जी ने जो कहा वो सच है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मगर अब ख्याल रखने का अंदाज मेरा होगा। मिशाल, तुम इस मासूमियत के लिबादे में खुद को भी खतरे में डाल रही हो और मेरे सब्र का इम्तिहान भी ले रही हो। तुम जानती हो कि ये शहर कितना गंदा है। यहाँ की रोशनियां तुम्हारी सादगी को निगल जाएंगी। अगर मैंने तुम्हें अपने हसार में ना लिया तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। मिशाल ने इसके हाथों की तपिश महसूस की और दबी आवाज में कहा, तो आप चाहते क्या है? क्या मैं अब सांस भी आपसे पूछ कर लूं? फुरकान ने इसे खुद से थोड़ा दूर किया और स्पाट लहजे में बोला, हाँ, अब से तुम हर कदम मेरी मर्जी से उठाओगी। तुम क्या पहनोगी, किससे बात करोगी और कहाँ जाओगी, ये मैं तय करूंगा। और खबरदार, जो आज के बाद तुमने मुझे लाला कहा या इस तरह बेखबरी में मेरे सामने आई। मैं तुम्हारा मुहाफिज हूं और एक मुहाफिज की पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने असासे को छुपा कर रखे। तुम मेरी मलकियत हो मिशाल, और मैं अपनी चीजों में किसी की मुदाखलत या किसी की नजर का पड़ना बर्दाश्त नहीं करता। मिशाल ने सर झुका लिया। इससे फुरकान का ये रूप नया और खौफनाक लग रहा था, मगर इसकी सख्ती में एक ऐसी मिठास और तहफ्फुज भी था जो इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वो खामोशी से बिस्तर से उतरी और अपने दुपट्टे को ठीक करने लगी। फुरकान इसे देखता रहा और फिर ठंडे लहजे में बोला, अब नीचे जाओ और अम्मी की मदद करो, और याद रखना कल से तुम्हारे ये खुले बाल और ये लापरवाही मुझे नजर ना आए,
ورنہ میں تمہیں سوات واپس بھیجنے میں ایک پل کی دیر نہیں کروں گا۔ مشال نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر فرقان نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پگھل جائے۔ اسے معلوم تھا کہ اس لڑکی کو سنبھالنے کے لیے اسے اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑے گا۔ مشال جیسے کمرے سے باہر نکلی، فرقان نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور بیڈ کے اس حصے پر ہاتھ پھیرا جہاں بھی تھوڑی دیر پہلے وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے وجود کی خوشبو اب بھی وہاں موجود تھی، جو فرقان کو یہ یاد دلا رہی تھی کہ اس نے جس جنگ کا آغاز کیا ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوگی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مشال کی نادانی کو اس کی ڈھال بنائے گا اور اسے ایک ایسی عورت میں ڈھالے گا جسے دنیا کی کوئی نظر چھو نہ سکے۔ یہی اس کی محبت تھی اور یہی اس کی سختی جو اب مشال کی زندگی کا نیا عنوان بننے والی تھی۔ اس رات فرقان بہت دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ مشال اس وقت کچن میں اپنی سسکیوں کو چھپا رہی ہوگی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہی آنسو اسے وہ سبق سکھائیں گے جو اس کے لیے مستقبل میں ضروری تھے۔ محبت سے پھول دینا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی کانٹوں بھری باڑ لگانا بھی محبت ہے تاکہ کوئی دوسرا اس پھول تک پہنچ نہ سکے۔ اور فرقان اس وقت وہی باڑ بن رہا تھا جس نے مشال کی دنیا کو محدود تو کر دیا تھا، مگر اسے زمانے کی نظروں سے بچا کر ایک محفوظ قلعے میں قید کر لیا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے اسلام آباد کے در و دیوار کو چھوا تو مشال کی آنکھ کچن میں برتنوں کی کھٹپٹ سے کھلی۔ وہ رات بھر فرقان کی باتوں کو یاد کر کے ٹھیک سے سو نہیں پائے تھے، مگر گھر کی چہل پہل اسے بستر سے کھینچ لائی۔ تائی امی جو پراٹھے بیل رہی تھی اسے دیکھتے مسکرائیں۔ آگے سوات کی شہزادی، چلو شاباش، منہ ہاتھ دھو کر آؤ، تایا ابو اخبار لیے بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مشال نے تھوڑی دیر بعد ناشتے کی میز پر قدم رکھا تو دیکھا کہ تایا ابو اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ کرسی پر براجمان تھے اور فرقان ہمیشہ کی طرح استری شدہ قمیض پہنے فون پر کسی مریض کی رپورٹ دیکھ رہا تھا۔ نصرت آپا جو اپنے دونوں بچوں کو زبردستی انڈے کھلا رہی تھی، مشال کو دیکھ کر چہک اٹھی۔ آؤ مشال بیٹھو، بھائی تمہارے لالا تو ہمیں گھاس نہیں ڈالتے، تم ہی سناؤ سوات کی کیا حال ہے؟ فرقان نے لالا کا لفظ سنتے ہی ایک سرد نظر مشال پر ڈالی، جس سے وہ بے اختیار سہم گئی اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ تائبو نے اخبار ایک طرف رکھا اور بولے، فرقان بیٹا، آج شام کو تمہارے دوست مراد کی طرف پارٹی ہے، اس نے پورے خاندان کو بلایا ہے، نصرت اور اس کے بچے بھی جائیں گے، تم مشال کو بھی ساتھ لے کر جانا، بچی کا دل بہل جائے گا۔ فرقان نے کچھ کہے بغیر صرف سر ہلایا، مگر اس کی خاموشی مشال کے لیے کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ دوپہر کے کھانے پر جب سب اکٹھے ہوئے تو نصرت آپا نے مشال سے کہا کہ چلو میرے کمرے میں چلو، میں تمہیں کچھ کپڑے دکھاتی ہوں جو میں نے شہر کے بڑے ڈیزائنر سے منگوائے ہیں، لیکن میرے شوہر نے پہننے کی اجازت نہیں دی، مجھے پسند تھے تو میں نے خرید لیے تھے۔ مشال ان کے ساتھ چلی گئی اور جب عصر کے وقت لان میں چائے کا دور چلا تو مشال ایک نیا روپ دھاڑ کر سامنے آئی۔ اسے نصرت آپا کا دیا ہوا ایک جدید کٹ پلا لباس پہن رکھا تھا جس کی آستینیں غائب تھیں اور گلا سوات کی روایات کے برعکس کافی گہرا تھا۔ وہ چائے کی ٹرے اٹھائے لان میں آئی جہاں سب بیٹھے تھے۔ فرقان کی نظر جیسے مشال پر پڑی، اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ ایک پل کے لیے لرز گیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکائیں اور پھر تائی امی سے مخاطب ہو کر بڑے ضبط کے ساتھ بولا، امی کیا مشال اسی حلیے میں باہر جائے گی؟ تائی امی نے نادانی میں جواب دیا، ارے بیٹا، بچی ہے، شہر آئی ہے تو تھوڑا بہت شوق تو کرے گی۔ نصرت نے اسے دیا ہے یہ سوٹ، کتنا جچ رہا ہے اس پر۔ لیکن فرقان نے مشال کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور سرد لہجے میں کہا، مشال میرے ساتھ کمرے میں آؤ۔ ابھی کے ابھی۔ مشال جو ابھی تک اپنی تعریفیں سننے کی امید لگائے بیٹھی تھی، فرقان کے لہجے کی برف سے کانپ اٹھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے کمرے میں آئی۔ جیسے دروازہ بند ہوا،
فرقان اس کی طرف مڑا اور دھاڑنے کے بجائے انتہائی پست مگر زہریلے لہجے میں بولا، یہ کیا تماشا ہے مشال؟ کیا تم سبات میں اسی طرح ننگے بازوں کے ساتھ پھرتی تھی؟ یہ اسلام آباد کی ہوا نے تمہارے دماغ خراب کر دیا ہے۔ مشال نے تھوک نگلا اور ہمت جمع کر کے بولی، لالا نصرت آپا کہہ رہی تھی کہ پارٹی میں سب ایسے ہی پہنتے ہیں، اور یہاں تو اتنی گرمی ہے کہ سوات والے بھاری کپڑے پہنے ہی نہیں چاہتے۔ فرقان نے قدم آگے بڑھا کر اسے دیوار سے لگا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم یہاں کے چند گھنٹوں کی گرمی برداشت نہیں کر پائیں، مشال یہاں کی نظروں کی تپش کیسے جھیلو گی؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ جب تم اس حال میں باہر نکلو گی تو مردوں کی غلیظ نظریں تمہارے جسم کے ایک ایک حصے کا طواف کریں گی؟ کیا میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے کہ تم تعلیم مکمل کرنے کی بجائے دوسرے مردوں کی تسکین کا سامان بنو؟ مشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لالا آپ اتنے سخت کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے تو بس ایک بار پہننے کا سوچا تھا۔ فرقان نے اس کے بازوں کو سختی سے پکڑ کر اس آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور بولا، دیکھو اپنے آپ کو، کیا یہ وہی مشال ہے جس کی حیا کے قصے تمہارے ابا سناتے ہیں؟ یاد رکھنا مشال، اگر تم نے میری حدود کو توڑنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اسی وقت یہاں سے نکال دوں گا۔ تم میرے نام کے ساتھ جڑی ہو اور میں اپنے نام پر کسی کی میلی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی جاؤ اور یہ گندگی اتار کر وہ کپڑے پہنو جو تمہاری اوقات اور تمہاری عزت کے مطابق ہو۔ نصرت آپا کیا کہتی ہیں اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، یہاں تمہارا حکم صرف میں چلاتا ہوں۔ مشال سسکیاں بھرنے لگی۔ لالا آپ تو میری خوشیوں کے دشمن بن گئے ہیں، کیا پردہ ہی سب کچھ ہے؟ فرقان نے اسے جھنجھوڑا اور بولا، ہاں پردہ ہی سب کچھ ہے، کیونکہ پردہ تمہاری حفاظت ہے۔ تم ایک انمول ہیرا ہو اور ہیرے کو ہر کسی کی پہنچ میں نہیں رکھا جاتا۔ اگر تمہیں میری یہ محبت قید لگتی ہے تو بے شک لگے، مگر میں تمہیں اس گندگی کا حصہ نہیں بننے دوں گا۔ جاؤ اب اور آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر باہر آؤ، ورنہ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ مشال بھاگتی ہوئی نصرت آپا کے کمرے میں گئی اور اپنا وہ پرانا کڑھائی والا بڑا دوپٹہ اور لمبی آستینوں والا کرتا نکال لیا۔ نصرت آپا نے اسے روتے دیکھا تو سمجھ گئیں کہ فرقان نے اپنی مرضی چلا دی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، مشال برا مت ماننا، وہ تمہارا شوہر ہے اور اس شہر کے حالات ہم سے بہتر جانتا ہے، شاید اس کی یہ سختی تمہارے لیے بہتر ہو۔ شام کو جب سب گاڑی کی طرف بڑھے تو مشال مکمل ڈھکی چھپی اور خاموش تھی۔ فرقان نے اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، مگر اس چمک کے پیچھے ایک گہرا دکھ بھی تھا کہ اسے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اتنا سخت بننا پڑا ہے۔ راستے بھر دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، مگر مشال کو رہ رہ کر فرقان کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ تم یہاں کی نظریں کیسے جھیلو گی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید یہ شہر اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ایسا لگتا تھا، اور فرقان کی یہ دیواریں اس سے قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ زمانے کے طوفانوں سے بچانے کے لیے کھڑی کی گئی ہیں۔ پارٹی میں پہنچ کر جب اس نے دوسری عورتوں کو نیم برہنہ لباسوں میں دیکھا اور مردوں کی بھوک لگی نظریں ان کا پیچھا کرتے پائیں تو اسے فرقان کے غصے کی وجہ سمجھ آنے لگی۔ وہ انجانے میں فرقان کے بازوں کے ساتھ لگ کر چلنے لگی جیسے وہ اس کی واحد پناہ گاہ ہو۔ فرقان نے اسے اپنے قریب محسوس کیا تو اس کے چہرے کی سختی تھوڑی کم ہوئی اور اس نے آہستگی سے مشال کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ خاموش گفتگو بتا رہی تھی کہ ان کے درمیان اب ایک نیا رشتہ پروان چڑھ رہا ہے، جہاں ایک کی حفاظت اور دوسرے کی اطاعت تھی، اصلی محبت تھی۔ پارٹی سے واپسی کا سفر انتہائی بوجھل تھا اور گاڑی کے اندر چھائی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ مشال کا دل اپنی توہین اور پابندیوں کے احساس سے بھرا ہوا تھا، اور جیسے وہ گھر پہنچے اس نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا، جس کی آواز پورے برآمدے میں گونجی۔ فرقان جو اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا تیش میں بھرا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور مشال کا بازوں پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مشال، تم بڑوں کے سامنے اس طرح کا رویہ کیسے رکھ سکتی ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہی سکھایا ہے؟
फुरकान की आवाज में गुस्सा साफ छलक रहा था। मिशाल ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर चीखी, लाला, आपको सिर्फ अपनी अना और अपने असूलों की फिक्र है। क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे कैसा महसूस होता है? आपने सबके सामने मुझे कैदी की तरह ट्रीट किया। नुसरत आपा के बच्चे भी मुझ पर हंस रहे थे कि ये देखो, सवाद की पहाड़न जिस पर इसके लाला ने पहरे बैठा दिए। मुझे घुटन होती है। आपके इन फरसूदा ख्यालात से मैं कोई गुड़िया नहीं हूं जिसे आप अपनी मर्जी से सजाकर अलमारी में बंद कर देंगे। फुरकान ने जब लाला का लफ्ज सुना तो इसका पारा मजीद हाई हो गया। इसने मिशाल को शानों से पकड़कर झंझोड़ा और धारते हुए बोला, अभी इसे वके लाला कहना बंद करो मिशाल। मैं तुम्हारा लाला नहीं हूं, तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारा मजाजी खुदा हूं। ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो कि जिस रिश्ते की दुहाई तुम बार बार देती हो, वो निकाह के एक जुमले ने खत्म कर दिया था। अब मेरा तुम पर वो हक है जो तुम्हारे बाप का भी नहीं है। मिशाल की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वो खामोश नहीं हुई, बल्कि उसने फुरकान के सीने पर हाथ मारकर इसे पीछे धकेला। कैसा हक लाला? कैसा शौहर? क्या शौहर होने का मतलब ये है कि आप मेरी जुबान काट दें, मेरा दम घोट दें? मैं इस्लामाबाद आई थी कि कुछ नया देखूंगी, कुछ सीखूंगी, मगर यहाँ तो आपने मुझे सवाल से भी बदतर कैद में डाल दी है। वहां कम अज कम मैं अपनी मर्जी के कपड़े तो पहन सकती थी, यहाँ तो आपको मेरी सांस लेने पर भी एतराज है। आपकी ये हिफाजत नहीं बल्कि मेरी आजादी पर हमला है। मैं मर जाऊंगी मगर आपकी ये गुलामी कबूल नहीं करूंगी। फरकान ने गहरा सांस लिया और अपनी आवाज को थोड़ा धीमा किया, मगर इसमें बला की सख्ती थी। वो इसके करीब आया और इंतहाई स्पाट लहजे में बोला, आजादी किस चीज का नाम है मिशाल? क्या नंगे बाजों वगैरह मर्दों को दिखाना आजादी है? क्या अजनबियों की नजरों में हवस देखना तुम्हारा हक है? तुम इसे गुलामी कहती हो, मगर ये वो दीवार है जो तुम्हें इन भेड़ियों से बचाती है, जो औरत को सिर्फ गोश्त का लौथरा समझते हैं। मैं तुम्हारा शौहर हूं, इसलिए मैं तुम्हारी रूह की हिफाजत करना चाहता हूं, तुम्हारे जिस्म की नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं तो ठीक है, मैं दुश्मन ही सही, मगर जब तक तुम मेरे नाम की चादर ओढ़े हुए हो, तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। मिशाल ने रोते सोफे पर बैठकर अपना सर हाथों में गिरा लिया। लाला, आपको मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? क्या मैं इतनी बुरी हूं? फुरकान इसके सामने फर्श पर बैठा और इसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। भरोसा तुम पर है मिशाल, मगर इस दुनिया पर नहीं है। तुम अभी इस मकरो फरेब को नहीं समझती जो यहाँ की हवाओं में है। मैं तुम्हें तकलीफ देकर खुश नहीं होता, मगर तुम्हारे आंसू मुझे इस कर्ब से बेहतर लगते हैं जो तुम्हें किसी की गलत नजर पड़ने पर होगा। नुसरत आपा और इनके ससुराल का दौर अलग है। ये दुनिया औरत को आज़ादी के नाम पर बेलिबास करना चाहती है, और मैं अपने घर की औरत को इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। मिशाल ने सिसकियां लेते हुए इसे देखा। क्या आप कभी मुझे समझेंगे? फुरकान ने इसके माथे पर प्यार दिया और उठ खड़ा हुआ। जब तुम लाला कहना छोड़ दोगी और मुझे फुरकान समझोगी, तब तुम्हें मेरी हर सख्ती में मोहब्बत नजर आएगी। अब सो जाओ और कल सुबह से मुझे तुम्हारा ये बागियाना रवैया नजर ना आए। तुम्हारे तायाबू परेशान हो रहे थे तुम्हारी वजह से। मिशाल ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से लेट गई, मगर इसके दिल में अब भी ये कश्मकश जारी थी कि क्या वाकई फुरकान ठीक कह रहा है या वो अपनी मर्दाना अना की तस्कीन कर रहा है। इससे लग रहा था कि इस्लामाबाद की ये ठंडक दरअसल एक खामोश तपिश है जो इसे धीरे धीरे बदल रही थी। फुरकान बाहर लॉन में चला गया जहां तायाबू अब भी टहल रहे थे। इन्होंने फुरकान के चेहरे पर तनाव देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा? मिशाल मान गई। फुरकान ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अब्बा जी वो बच्ची है, इसे समझने में वक्त लगेगा, मगर मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। तायाबू ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना बेटा, सख्ती इतनी भी ना हो कि रिश्ता टूट जाए और नरमी इतनी भी ना हो कि हदूद पामाल हो जाए। फुरकान ने सर झुका लिया। वो जानता था कि वो सही रास्ते पर है, मगर मिशाल की खामोश बगावत इसे अंदर से बेचैन कर रही थी। इस रात घर के हर फर्द को महसूस हो रहा था कि मिशाल और फुरकान के दरमियान जो जंग छिड़ी है वो सिर्फ लिबास या अल्फाज की नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ सोचों के टकराव की है। मिशाल कमरे में अकेली चांद को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या वाकई मोहब्बत का मतलब कैद होता है
یا फुरकान की ये कैद असल मोहब्बत है जिसकी गहराई तक वो भी पहुंच नहीं पाई थी। इसका दिल बार बार लाला पुकारता था, मगर फुरकान की वो धाड़ कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, इसे एक अजीब से एहसास में मुब्तला कर रही थी, जो खौफ भी था और एक अनजानी सी अपनायत भी। रात की स्याही जब गहरी हुई और घड़ी ने 10 बजाने का हिंसा दिया तो मिशाल की आंखों से नींद दूर हो गई थी। वो ताई अम्मी के पास सेहन में जा बैठी जहां खामोशी का राज था। ताई अम्मी ने इसके उदास चेहरे को देखा और एक लंबा सांस भरकर इससे अपने करीब कर लिया। मिशाल बेटी, तुम फुरकान की सख्ती पर कुड़ रही हो, मगर तुम नहीं जानती कि इस संगदली के पीछे कितना गहरा खौफ छुपा है। ताई अम्मी की बात सुनकर मिशाल ने हैरत से इनकी तरफ देखा तो उन्होंने मासी का वो बंद दरवाजा खोल दिया जो सवात की बर्फ पोश वादियों में एक लहू रंग दास्तान छुपाए बैठा था। वो बताने लगी कि जब तो महज 8 बरस की थी और फुरकान 17 साल का कुरियल जवान था, तब सवात के पहाड़ों पर हमारे खानदानी दुश्मनी का जिन सवार था। तुम्हारे ताया और तुम्हारे वालिद के दरमियान जमीन का एक ऐसा तनाजा खड़ा हुआ था जिसने अपनों के एक दूसरे के खून का प्यासा कर दिया था। एक रात जब दुश्मनों ने तुम्हारे घर का घेराव किया तो तुम्हारे वालिद ने भागकर हमारे यहाँ पनाह ली थी। वो मंजर आज भी मेरी आंखों में ताजा है, जब तुम्हारे अब्बा ने अपनी पगड़ी तुम्हारे तायाबू के कदमों में रख दी थी और रोते हुए कहा था कि भाई, मेरी जमीन ले लो, मेरा माल ले लो, मगर मेरी इस मासूम बच्ची की इज्जत और जान बचा लो। दुश्मनों की नजर तुम्हारी मासूमियत पर थी, वो तुम्हें उठाकर अपनी दुश्मनी का बदला लेना चाहते थे। तब तुम्हारे तायाबू ने इसी वक्त फुरकान को बुलाया और सबके सामने ऐलान किया कि आज से मिशाल मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बहू है, और इसका निकाह अभी और इसी वक्त फुरकान से होगा, ताकि किसी दुश्मन की जुर्रत ना हो कि वो इस घर की इज्जत की तरफ मैली आंख से देख सके। तुम्हारे ताया शुरू से पढ़े लिखे और एक ताकतवर शख्सियत थे। फुरकान इस वक्त अपने डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रहा था, मगर इसने अपने बाप की दस्तार की खातिर एक लफ्ज भी न कहा और खामोशी से इस निकाह के बंधन में बंध गया, जिसकी जिम्मेदारी वो आज तक निभा रहा है। ताई अम्मी की बातें मिशाल के दिल पर हथौड़ों की तरह लग रही थीं। इससे वो धुंधला सा मंजर याद आने लगा जब इसे सुर्ख चादर उड़ाकर एक कमरे में बिठा दिया गया था और बाहर गोलियों की तरतराहट सुनाई दे रही थी। ताई अम्मी ने इसका हाथ थामकर कहा, बेटी, फुरकान ने वो रातें जाग कर गुजारी हैं जब तुम सुकून से सोती थी। इसने सवात की इन काली रातों में तुम्हारे कमरे के बाहर बंदूक लिए पहरा दिया है ताकि कोई तुम्हारी तरफ कदम न बढ़ा सके। आज जो वो तुम्हें ढांप कर रखना चाहता है या तुम्हें इस्लामाबाद की हवाओं से बचाता है, तो इसके पीछे वही पुराना डर है कि कहीं वो तुम्हें दोबारा खो ना दे। इसने अपनी जवानी तुम्हारे नाम कर दी मिशाल, बगैर ये पूछे कि तुम बड़ी होकर इसे पसंद करोगी या नहीं। इसे सिर्फ निभाना सीखा है मिशाल की सिसकियां बंद गईं। इसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वो कैद समझ रही थी वो दरअसल एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। वो ताई अम्मी की गोद में सरक कर रोने लगी और बोली, ताई अम्मी, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि लाला ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं तो इन्हें हमेशा अपना दुश्मन समझती रही। ताई अम्मी ने इसके आंसू पूंछे और कहा, वो मर्द है मिशाल, और मर्द कभी अपनी मोहब्बत का ढंढोरा नहीं पीटता, वो सिर्फ अमल से दिखाता है। वो तुम्हें लाला पुकारने पर इसलिए टोकता है क्योंकि वो चाहता है कि तुम इससे वो मुकाम दो जिसके लिए इसने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। वो तुम्हारा मुहाफिज बनते बनते खुद को भूल गया है। अभी तुम्हारा फर्ज है कि तुम इसके हसार को समझो और इसकी इज्जत बनकर रहो। मिशाल को याद आया कि कैसे सवास से निकलते वक्त फुरकान ने खुद गाड़ी चलाकर इसे तमाम खतरनाक रास्तों से बाहिफाजत निकाला था, और कैसे वो हर वक्त इसके खाने पीने का ख्याल रखना, चाहे वो खुद कितना ही मसरूफ क्यों ना हो। इसे अपनी नादानी पर शर्मिंदगी होने लगी। वो उठी और दबे कदमों फुरकान के कमरे की तरफ बढ़ी जहां अब भी रोशनी छिन कर बाहर आ रही थी। इसे देखा कि फुरकान मेज पर सर रखे सो गया था, शायद थकन की वजह से इसे होश नहीं रहा। मिशाल ने करीब जाकर इसके चेहरे को देखा जिस पर अब भी एक अजीब सी फिक्रमंदी की लकीरें थी। इसने आहिस्ता से अपनी शॉल उतारी और फुरकान के कंधों पर डाल दी। इसे लगा जैसे आज पहली बार इसने अपने शौहर को पहचाना है। वो लाला नहीं था, वो तो इसका वो साहिबान था जिसने बरसों पहले इसे उजड़ने से बचाया था।
मिशाल ने दिल ही दिल में अहद किया कि अब वो कभी इसकी मर्जी के खिलाफ कदम नहीं उठाएगी, चाहे इसे अपनी तमाम ख्वाहिशात ही क्यों ना मारनी पड़े, क्योंकि फरकान की खुशी अब इसकी मंजिल थी। इसने महसूस किया कि सवात की वो ठंडी हवाएं जो इससे याद आती थीं, वो दरअसल फुरकान के साए में ही मौजूद थीं। और वो नादानी में बाहर तपिश तलाश कर रही थी। रात के इस पहर जब पूरा शहर सो रहा था, मिशाल की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो रहा था, जहां बगावत नहीं बल्कि सपुर्दगी थी। इसने खामोशी से फुरकान के पैरों के पास फर्श पर जगह बना ली और वहीं बैठ गई, जैसे एक वफादार वजूद अपने मालिक के कदमों में पनाह लेता है। अब इसे किसी एसी की ठंडक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके दिल में वो हकीकत रोशन हो चुकी थी जिसने इसे एक लम्हे में मासूम लड़की से एक समझदार औरत बना दिया था। मिशाल ने अपनी आंखें मूंद ली और पहली बार ऐसे महसूस हुआ कि वो वाकई महफूज है, और ये तहफ्फुज इसे किसी दीवार ने नहीं बल्कि इस मर्द की खामोश मोहब्बत ने दिया था, जो इसके सामने बेखबर सो रहा था, मगर जिसकी रूह अब भी शायद इसकी हिफाजत के लिए जाग रही थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर नुसरत आपा अपने फोन में मगन थी और मिशाल बड़ी हसरत से इनके मोबाइल की स्क्रीन को देख रही थी, जहां रंग बिरंगी तस्वीर और दुनिया भर की चकाचौंध एक क्लिक पर मौजूद थी। नुसरत आपा ने एक तस्वीर पर रुकते हुए कहा, देखो मिशाल, ये कल की पार्टी की फोटो है जो मैंने अभी अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगाई है। देखो कितने लाइक्स आ गए हैं और लोग कैसी कैसी तारीफें कर रहे हैं। मेरी इंस्टा आईडी और फेसबुक पर प्राइवेसी है, इसमें मेरे ससुराल के सारे रिश्तेदार मौजूद हैं और मेरे ससुरालियों में सब लड़कियों ने अपने प्राइवेट अकाउंट बनाए हुए हैं। हम सब अपनी तस्वीर यहाँ शेयर करते हैं और इन पर कमेंट्स करते हैं। मिशाल के दिल में भी एक लहर उठी। इसने सोचा कि क्यों ना वो भी अपने सवाती लिबास वाली एक तस्वीर यहाँ लगा दे, ताकि इसकी सहेलियां भी देखें कि वो इस्लामाबाद में कितनी खुश है। इसने हिम्मत करके अपना फोन निकाला और एक तस्वीर खींचने लगी थी कि फुरकान जो तब से खामोशी से चाय पी रहा था, इसकी नजर मिशाल की हरकत पर पड़ी। इसने प्याली मेज पर रखी और इसकी आवाज की खनखनाहट ने पूरे हाल में सन्नाटा कर दिया। मिशाल, ये फोन अभी के अभी मेज पर रखो और अपना ये इरादा बदल दो। फुरकान के लहजे में वही पुरानी काट थी। मिशाल ने चौंक कर इसे देखा और थोड़ी हिम्मत जमा करके बोली, क्यों फुरकान, अब तस्वीर लगाने में क्या बुराई है? नुसरत आपा भी तो लगा रही हैं और मेरा अकाउंट तो सिर्फ मेरी सहेलियों के लिए होगा, कोई गैर मर्द इसे नहीं देखेगा। फुरकान अपनी कुर्सी से उठा और मिशाल के करीब आकर इसके हाथ से फोन ले लिया। इसने फोन स्क्रीन बंद की और मिशाल की आंखों में झांकते हुए इंतहाई धीमे मगर पुरअसर लहजे में कहा, मिशाल, तुम अभी इस दुनिया की गंदगी से वाकिफ नहीं हो। तुम्हें लगता है कि एक क्लिक पर तुम अपनी तस्वीर सिर्फ सहेलियों को दिखा रही हो, मगर तुम ये भूल जाती हो कि इंटरनेट एक खुला बाजार है जहां हर मर्द की नजर तुम्हारी मासूमियत को नोचने के लिए तैयार है। मिशाल ने थोड़ा चिढ़कर कहा, अब हर बात में बुराई क्यों ढूंढते हैं? क्या मेरा अपनी खुशी बांटने का कोई हक नहीं है? क्या मैं इतनी बदसूरत हूं कि आप मुझे छुपाना चाहते हैं? फुरकान के लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। इसने मिशाल का हाथ थामा और इसे खिड़की के पास ले गया, जहां से बाहर तपती धूप नजर आ रही थी। इसने कहा, मिशाल देखो इस सूरज को, ये पूरी दुनिया को रोशनी देता है, मगर क्या तुम इसे खुली आंख से देख सकती हो? नहीं ना, क्योंकि इसकी तपिश तुम्हें अंधा कर देगी। तुम मेरे लिए सूरज की तरह नहीं बल्कि इस अनमोल हीरे की तरह हो जो सिर्फ एक जौहरी के पास महफूज होता है। मैं तुम्हें पर्दे का फलसफा कोई मौलवी बनकर नहीं समझा रहा, बल्कि एक ऐसी मर्द की हैसियत से बात कर रहा हूं जो अपनी सबसे कीमती चीज को आम नहीं करना चाहता। मुझे गवारा नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा तुम्हारे इस मासूम चेहरे को देखकर अपनी सोचें गंदी करे। तुम्हारा हुस्न सिर्फ मेरी मलकियत है और मेरी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं अपनी जान को सरेआम नुमाइश के लिए रख दूं। मिशाल ने इसकी गिरफ्त महसूस की और दबी आवाज में पूछा, तो क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? फुरकान ने इसके चेहरे को छुआ और कहा, भरोसा तुम पर है मिशाल, मगर इस स्क्रीन के पीछे बैठे इन लाखों बीमार जहनों पर नहीं है जो एक मासूम तस्वीर का भी हुलिया बिगाड़ देते हैं। तुम नहीं जानती कि लोग क्या कर सकते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां एक मामूली तस्वीर जिंदगियों को उजाड़ देती है।
मैं तुम्हें इस तकलीफ से बचाना चाहता हूँ जो तुम्हें शायद अभी समझ ना आए। मिशाल ने नुसरत आपा की तरफ देखा जो अपना फोन एक तरफ रख चुकी थी। नुसरत आपा ने भी मिशाल को समझाते हुए कहा, मिशाल, फुरकान ठीक कह रहा है। देखो, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं इस शहर में पली बड़ी हूँ, मगर फुरकान की गैरत तुम्हारे लिए किला है। आज तुम्हें ये पाबंदी लग रही है, मगर कल जब तुम इस मुआशरे को देखोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि इसने तुम्हें कितना बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया है। मिशाल ने एक लंबा सांस लिया और फुरकान की तरफ देखकर कहा, लेकिन क्या मैं कभी अपनी कोई खुशी शेयर नहीं कर सकूंगी? फुरकान ने इसका हाथ थोड़ा और मजबूती से पकड़ा और कहा, तुम्हारी हर खुशी मुझसे जुड़ी है मिशाल। अगर तुम्हें दुनिया को कुछ दिखाना है तो अपनी कामयाबी दिखाओ, अपना हुनर दिखाओ, मगर अपनी जात और अपने चेहरे को इन नजरों के हवाले मत करो जो सिर्फ हवस जानती हैं। मेरी मोहब्बत तुम्हें कैद नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें इस मुकाम पर रखना चाहती है जहां किसी की रसाई ना हो। तुम मेरी इज्जत हो और इज्जत को कभी चौराहों पर नहीं रखा जाता। मिशाल की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सोच थी। इसे महसूस हुआ कि फुरकान की ये सख्ती दरअसल इसके लिए एक रेशमी पर्दा है जो इसे बाहर की तपिश से बचा रहा है। इसने अपना फोन वापस लिया और इसमें मौजूद तमाम तस्वीर डिलीट कर दी। इसने फुरकान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी तस्वीरों से इतनी तकलीफ है तो मैं कभी नहीं लगाऊंगी, मगर आपको भी वादा करना होगा कि आप मुझे हमेशा इस तरह अपनी मलकियत समझेंगे। फुरकान के चेहरे पर एक सुकून आ गया। इसने मिशाल के सर पर हाथ रखा और कहा, मलकियत तो तुम उस दिन बन गई थी जब सवात की इस काली रात में तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। अब तो बस मैं इस मलकियत का हक अदा कर रहा हूं। मिशाल को पहली बार ऐसा लगा जैसे इसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। इस सब सोशल मीडिया के लाइक्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फुरकान की आंखों में जो सताइश और जो मान था वो इसके लिए हजारों तारीफों से बढ़कर था। दोपहर की वो तपिश अब इसे इतनी बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि इसे मालूम था कि इसके पास एक ऐसा मुहाफिज है जो इसे न सिर्फ इस सूरत से बल्कि जमाने की हर बुरी नजर से बचा कर रखेगा। और यही वो मोड़ था जहां मिशाल ने अपनी नादानी को खैराबाद कहकर फुरकान की नजर से दुनिया को देखना शुरू कर दिया था। अगले दिन इस्लामाबाद की हबस सदा दोपहर में जब फुरकान अस्पताल के किसी इमरजेंसी केस में उलझा हुआ था, मिशाल के दिल में ख्वाहिश की एक नई लहर ने जन्म लिया। इसने देखा कि नुसरत आपा किस कदर अच्छे से तैयार हो रही हैं। इन्होंने मिशाल को भी कोई ढंग का जोड़ा पहनने का कहा और कहा कि मेरे साथ चलो, मेरी सब दोस्तें होंगी, सब मॉडर्न है, बस मेरी इज्जत का थोड़ा ख्याल करना, और हाँ प्लीज ये कढ़ाई शुदा कपड़े मत पहनना, कुछ ढंग का पहन लेना। नुसरत आपा की एक सहेली शिजा ने इसे एक हाई सोसाइटी गेट टुगेदर में शिरकत की दावत दी थी, जिसके बारे में इसने फुरकान को बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि इसे मालूम था कि जवाब सिर्फ इनकार ही होगा। इसने चुपके से अपना एक जदीद लिबास निकाला जिसे फुरकान ने नापसंद किया था, और इसे इस इमरजेंसी में इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला। इसे सोचा, वैसे भी सिर्फ औरतों के गेट टुगेदर है, कोई पार्टी तो नहीं है जिसमें मर्द भी होंगे। यहाँ से शॉल ओढ़ कर जाऊंगी और वहां पर घर में अंदर बैठकर वो शॉल उतारूंगी। इस तरह मशरकी पापा की इज्जत भी बच जाएगी और फुरकान को भी पता नहीं चलेगा कि मैं बाहर गई थी और मैंने कौन सा लिबास पहना था। इसका ख्याल था कि वो चंद घंटों में घूम फिर कर वापस आ जाएगी और किसी को खबर भी नहीं होगी। जब वो नुसरत आपा के साथ इसकी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर इस तकरीब में पहुंची तो इसे हैरत हुई। ये गेट टुगेदर किसी के घर पर नहीं बल्कि एक मशहूर रेस्टोरेंट के निजी हॉल में है। वो जैसे पहुंची तो वहां का माहौल सवात की ठंडी हवाओं और फुरकान के घर की संजीदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर तरफ ऊंची मौसीकी, सिगरेट का धुआं और अजनबी मर्दों के कहके गूंज रहे थे। मिशाल, जो खुद को बहुत बहादुर समझ रही थी, वहां कदम रखते एक अनजाने खौफ का शिकार होने लगी। शिजा ने इसे देखते आवाज दी, अरे आओ मिशाल, देखो मैंने कहा था ना, यहाँ कोई तुम्हें लाला की तरह टोकने वाला नहीं होगा। ये हमारे दोस्त हमाद हैं और ये वजाहत, इनसे मिलो, ये सब इस्लामाबाद के बड़े बिजनेसमैन हैं। मिशाल ने झिझकते हुए सलाम किया तो इन मर्दों की नजरें इसके सरापे पर किसी भूखे शिकारी की तरह जम गई। हमाद ने हाथ आगे बढ़ाते हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो ये है वो सवाती कली जिसके तस्करे शिजा कर रही थी। वाकई तुम तो इन तस्वीरों से भी ज्यादा हसीन हो जो सोशल मीडिया पर लोग तरसते रहते हैं।
मिशाल को इनका लहजा और इनके बैठने का अंदाज बिल्कुल पसंद आया। इसने हाथ मिलाने से गुरेज किया तो वजाहत ने हंसते हुए तंज किया, अरे भाई, लगता है डॉक्टर साहब ने इसे बहुत ज्यादा पर्दे में रखा है। देखो तो कैसी सहमी हुई है, जैसे हम इसे कच्चा चबा जाएंगे। मिशाल ने दबी आवाज में शिजा से कहा कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मैंने तो सुना था जहां सिर्फ आपकी दोस्ती होगी। मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। मगर शिजा ने इसका हाथ पकड़कर इसे जबरदस्ती सोफे पर बिठा दिया और बोली, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, थोड़ी देर ड्रिंक पियो, सब ठीक हो जाएगा। विशाल ने जैसे एक ग्लास की तरफ देखा तो इसे फुरकान की वो बातें याद आने लगी कि ये शहर तुम्हें निगल जाएगा। इसने मना किया तो वजाहत इसके थोड़ा और करीब आ गया और इसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करते हुए बोला, देखो मिशाल, जिंदगी एक बार मिलती है, इसे इस तरह के कदामत पसंद मर्दों के पीछे बर्बाद मत करो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो जिंदगी दे सकता हूँ जिसका तुमने सिर्फ ख्वाब देखा होगा। इसकी सांसों से उठती बू और इसके हाथ के लम्स ने मिशाल के अंदर एक खौफनाक चीख पैदा कर दी। इसे महसूस हुआ कि वो एक गंदे दलदल में फंस चुकी है जहां हर शख्स इसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है। इसने हिम्मत करके वजाहत का हाथ झटका और खड़ी हो गई। आपकी जुर्रत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसने बैग उठाया तो हमाद ने रास्ता रोक लिया और बोला, अरे इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हमें तुम्हारे सवाती किस्से सुनने और सुना है तुम्हारा निकाह हो चुका है। वो डॉक्टर तो आजकल बहुत मसरूफ रहता है। तुम्हारे लिए हमारे पास बहुत वक्त है। मिशाल का दिल डूबने लगा। इसे अपनी मासूमियत और नादानी की कीमत इतनी जल्दी चुकानी पड़ेगी, इसने सोचा भी ना था। नुसरत आपा अंदर किसी दोस्त के साथ बातों में मसरूफ थी। मिशाल हॉल के दरवाजे की तरफ भागी तो पीछे से किसी ने इसका दुपट्टा खींचा, जिसे वो लड़खड़ा कर गिरते गिरते बची। इसकी आंखों में आंसू थे और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, फुरकान लाला, मुझे बचा ले। इसे दिल में पुकारा और ऐन इसी लम्हे हॉल का दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला। सामने फुरकान खड़ा था। इसका चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था और आंखों में खून उतरा हुआ था। इसे देखकर हमाद और वजाहत के चेहरे फक हो गए। फुरकान ने एक ही जस्त में मिशाल तक पहुंचकर इससे अपने हिस्सार में लिया और वजाहत के कॉलर से पकड़कर इससे दीवार के साथ दे मारा। तुमने क्या सोचा था कि मेरी गैरत सो रही है या मैं अपनी अमानत को इन भेड़ियों के दरमियान तन्हा छोड़ दूंगा? फुरकान की आवाज में वो रोब था कि पूरा हॉल लर्ज उठा। इसने वजाहत के मुंह पर एक भरपूर थप्पड़ रसीद किया और बोला, अगर दोबारा किसी ने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी लाशें यहां से उठाऊंगा। शिजा, तुमने जिस घटियापन का मुजाहरा किया इसका हिसाब तायमी तुमसे घर पर लेंगी। मिशाल जो सिसकियां भर रही थी फुरकान के सीने से लग गई। इसे महसूस हुआ कि वो वाहिद जगह है जहां वो वाकई महफूज है। फुरकान ने इसे गाड़ी तक लाते हुए एक लफ्ज भी नहीं कहा, मगर इसकी खामोशी मिशाल के लिए किसी कोड़े से कम ना थी। गाड़ी में बैठते मिशाल ने रोना शुरू कर दिया। लाला, मुझे माफ कर दे, मैंने आपकी बातें मानी, में वाकई बेवकूफ थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग इतने गंदे होंगे। आपा पता नहीं कहाँ चली गई थी। फुरकान ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा और चिल्लाया, मैंने तुम्हें मना किया था मिशाल, मैंने तुम्हें बताया था कि ये शहर तुम्हारी मासूमियत को बेच खाएगा, मगर तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारी आजादी छीन रहा हूं। देख लिया अपनी आजादी का अंजाम। अगर मैं बर वक्त ना पहुंचता तो तुम्हें अंदाजा है कि वो तुम्हारे साथ क्या करते। मिशाल ने तड़प कर कहा, मुझे पता चल गया लाला, मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। बस मुझे अकेला मत छोड़ें। फुरकान ने गाड़ी एक तरफ रोकी और मिशाल की आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता मिशाल, क्योंकि तुम मेरी रूह हो, मगर मेरी रूह को जख्मी करने का हक तुम्हें भी नहीं है। आज जो तुमने किया इसने मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा दिया। अब मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक तुम खुद को इस काबिल नहीं बना लेती कि कोई तुम्हारी तरफ मैली नजर डालने से पहले 100 बार सोचे। मिशाल खामोश हो गई। इससे पहली बार अपनी मासूमियत की असल कीमत का अंदाजा हुआ था। वो समझ गई थी कि इस्लामाबाद के ये जदीद कल्चर दरअसल एक जहरीला नाग है जो खूबसूरत रंगों में लिपटा हुआ है, और फुरकान की सख्ती ही वो मंत्र है जो इसे इसके डसने से बचा सकता है। घर वापसी पर
ताबू और तायम्मी का सामना करना अभी बाकी था, मगर मिशाल को अब किसी का डर नहीं था, क्योंकि इसने अपना सबसे बड़ा सबक सीख लिया था कि सच्ची आज़ादी किसी की हवस भरी नजरों का मरकज बनना नहीं, बल्कि अपने मुहाफिज के साए में खुद को महफूज पाना है। गाड़ी जब घर के गैराज में रुकी तो इंजन बंद होते ही एक ऐसी खामोशी छा गई जो बाहर के शोर से कई ज्यादा होलनाक थी। फुरकान ने स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त ढीली नहीं की और इसके हाथ के पट्टे अब भी तनाव का शिकार थे। मिशाल जो गाड़ी के कोने में दुबकी सिसकियां भर रही थी, हिम्मत करके इसकी तरफ देखा तो फुरकान के चेहरे पर जमी बर्फ ने इसे मजीद दहला दिया। लाला, मेरा मतलब है, फुरकान में सच में बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी, इसने लड़ती आवाज में कहा तो फुरकान ने इससे देखे बगैर स्पॉट लहजे में जवाब दिया, अगर मैं वहां ना पहुंचता मिशाल तो तुम वाकई वापस ना आती, या अगर आती तो वो मिशाल ना होती जो सवार से आई थी। वो गाड़ी से उतरा और मिशाल का बाजू पकड़कर इससे तकरीबन घसीटते हुए सीढ़ियों की तरफ ले गया। इसका इरोबदार और वसीला अंदाज मिशाल को इस हद तक खौफजदा कर रहा था कि इसके पैर लड़खड़ा रहे थे, मगर इसी खौफ के पीछे इसे एक अजीब सा तहफ्फुज महसूस हो रहा था। इसे लग रहा था कि ये मर्द जो इसे इतनी सख्ती से पकड़े हुए दरअसल इसी जमाने की हर आंधी से बचाने की ताकत रखता है। वो जैसे इसके इसी ठंडे कमरे में दाखिल हुई जहां से सब शुरू हुआ था। फुरकान ने इसे बेड पर बैठाया और खुद इसके सामने खड़ा हो गया। इसकी कदावर शख्सियत और गुस्से से भरी आंखों ने मिशाल को अपनी नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया। मिशाल ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और फुरकान के पैरों के पास बैठकर इसकी कमीज का पल्ला थाम लिया। लाला, मुझे माफ कर दें, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने आपके भरोसे का खून किया। मुझे लगा आप मुझे कैद कर रहे हैं, मगर वहां इन लोगों की नजरें देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि आपकी कैद तो जन्नत थी। वो लोग बहुत गंदे थे लाला, वो मुझे छूना चाहते थे। मिशाल की हिचकियां बन गई थी। फुरकान ने गहरा सांस लिया और इसके कंधों पर हाथ रखकर इसे उठाया और दोबारा बेड पर बैठा दिया। इसके लहजे में अब वो धार नहीं थी, मगर एक कड़वा सच था। मिशाल, मैंने तुम्हें पहले दिन कहा था कि ये शहर सवात की तरह नरम दिल नहीं है। यहाँ लोग मासूमियत का सौदा करते हैं। तुम जिसे आजादी समझ रही थी वो दरअसल इन भेड़ियों का जाल था जो तुम्हें नोचने के लिए बिछाया गया था। क्या तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? क्या मेरी ये सख्ती तुम्हें अब भी गुलामी लगती है? मिशाल ने नफी में सर हिलाया और इसका हाथ थाम कर अपने गाल से लगा लिया। नहीं लाला, अगर आज आप मसीहा बनकर वहां ना पहुंचते तो मैं भटक चुकी होती, मैं अंधे कुएं में गिर जाती। मैंने आपकी मोहब्बत को पहचाना ही नहीं था, मैं तो इसे अपनी अना की जंग समझ बैठी थी। अब मुझे समझ आया कि मोहब्बत सिर्फ मीठी बातें करना नहीं है, बल्कि अपनी जान को कांटों से बचा कर लाना है। आपने मेरे लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, आपने इन गुंडों के सामने मेरा पर्दा रखा। मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं उतार सकती। फुरकान ने इसके आंसू अपने अंगूठे से पूंछे और इसके माथे पर बोसा दिया। मिशाल, मोहब्बत नाम ही हिफाजत का है। जिस दिन मैंने सवात में तुम्हारे नाम का निकाह पढ़ा था, इसी दिन मैंने रब से अहद किया था कि मैं तुम्हारी आबरू का मुहाफिज बनूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी नजरों में बुरा क्यों ना बनना पड़े। मुझे तुम्हारी नफरत मंजूर है, मगर तुम्हारी रुसवाई नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम फख्र से सर उठा कर चलो और कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाने की जुर्रत न कर सके। मिशाल ने इसके सीने पर सर रख दिया और कमरे की इस ठंडक में पहली बार इसे वो सुकून मिला जिसकी वो तलाश में थी। लाला, अब मैं कभी आपकी मर्जी के खिलाफ सांस भी नहीं लूंगी। आपकी ये हदें मेरे लिए काबे की दीवारों जैसी मोहतरम है। मैं कितनी पागल थी जो इस सच्ची मोहब्बत को कैसे समझ रही थी। फुरकान ने इसे अपने हसार में भींच लिया और दबी आवाज में बोला, मिशाल, अब लाला नहीं शौहर कहो, क्योंकि अब तुम एक बच्ची नहीं बल्कि मेरी शरीके हयात हो, जिसने अपनी नादानी की कीमत सीख ली है। अब से तुम्हारा हर दुख मेरा और मेरी हर खुशी तुम्हारी है। मिशाल ने मुस्कुरा कर इसे देखा और इसके लहजे की मिठास ने इसके जख्मों पर मरहम रख दिया। इस रात इस कमरे में सिर्फ एसी की ठंडक नहीं थी, बल्कि दो दिलों के दरमियान
बरसों से जमी बर्फ पिघल चुकी थी। मिशाल को एहसास हो गया था कि इसका मजाजी खुदा इससे किसी मकरो फरेब से नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची मोहब्बत से नवाज रहा है जो इसे जमाने के हर तूफान से महफूज रखेगी। इसने अहद कर लिया कि अब वो इस मोहब्बत की लाज रखेगी और कभी इस मान को नहीं टूटने देगी जो फुरकान ने इस पर किया था। अगले दिन की सुबह जब मिशाल बेदार हुई तो इससे कमरे की ठंडक पहले जैसी अजनबी या खौफनाक महसूस नहीं हुई, बल्कि इसे यूं लगा जैसे वो किसी किले के अंदर बहुत ही महफूज मुकाम पर मौजूद है। वो उठी और आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगी। इसने आज नुसरत आपा का दिया हुआ वो मगरबी लिबास नहीं बल्कि सवाद से लाई हुई अपनी रवायती चादर और सादा सा जोड़ा पहना हुआ था। वो कमरे से बाहर निकली तो लॉन में फुरकान चाय का कप लिए अकेला बैठा था। सूरज की तपिश अभी से बढ़ने लगी थी मगर फुरकान के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मिशाल ने धीरे से कदम बढ़ाए और इसके पास जाकर कुर्सी पर बैठ गई। फुरकान ने सर उठाकर इसे देखा और इसके बदले हुए रूप पर इसकी आंखों में सताइश उभरी। मिशाल ने चाय का थर्मोस उठाते हुए इसका कप भरा और दबी आवाज में कहा, लाला मेरा मतलब है फुरकान, आप ठीक कह रहे थे। मैंने कल जो कुछ देखा और जिस तरह की तपिश इन मर्दों की नजरों में महसूस की वो इस बाहर के सूरज से कई ज्यादा खतरनाक थी। मुझे अब समझ आया कि आपने जो पाबंदियां मुझ पर लगाई वो दीवारें नहीं थी बल्कि वो तो इस तपती धूप में मेरे लिए ठंडी छांव की तरह थी। फुरकान ने गहरा सांस लिया और मिशाल का हाथ थाम कर बोला, मिशाल मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता था। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम कभी इस आईने की तरह ना टूटो जिसे दोबारा जोड़ा ना जा सके। तो मेरी जिंदगी के सबसे कीमती मता हो और कोई भी मर्द अपनी कीमती चीज को सरेआम नुमाइश के लिए नहीं रखता। मिशाल ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा और कहा, मुझे पहले लगता था कि मोहब्बत वो है जो इंसान को इसकी हर जायज और नाजायज जिद पूरी करने दे, मगर अब समझ आए कि सच्ची मोहब्बत तो वो है जो आपको कांटों से बचाकर फूलों की सेज तक ले जाए, चाहे इसके लिए इसे खुद कितना ही सख्त क्यों ना बनना पड़े। आपकी वो सख्ती दरअसल मेरी इज्जत की हिफाजत थी और मैं कितनी नादान थी जिससे अपनी आजादी में मुदाखलत समझ रही थी। नुसरत आपा भी वहां आ गई और मिशाल को इस होलिये में देखकर पहले तो हैरान हुई मगर फिर मुस्कुरा कर बोली, अरे मिशाल आज तो तुम सवाद की असली शहजादी लग रही हो। क्या फुरकान ने कोई नया जादू कर दिया है? मिशाल ने फुरकान की तरफ मान भरे लहजे में देखा और जवाब दिया, नहीं आपा, जादू नहीं बल्कि मुझे मेरी हकीकत मिल गई है। मुझे अब एहसास हुआ है कि जिस आज़ादी का ख्वाब में देख रही थी वो दरअसल एक सराब था। असल सुकून तो इन हुदूद में है जो अल्लाह और इसके बंदों ने हमारी हिफाजत के लिए बनाई है। तायाबू भी बरामदे में आ चुके थे। इन्होंने जब मिशाल की गुफ्तगू सुनी तो इनका सीना फख्र से चौड़ा हो गया। इन्होंने फुरकान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा मैंने कहा था ना ये बच्ची है, समझ जाएगी। तुमने इसे जिस तरह संभाला इसे साबित कर दिया कि तुम वाकई इसके मुहाफिज हो। मिशाल ने तायाबू के कदम छुए और फिर फुरकान की तरफ देखकर बड़े पुख्ता लहजे में कहा, अब से मैं वही करूंगी जो आप चाहेंगे क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका हर फैसला मेरी भलाई के लिए है। मैं इस्लामाबाद की इस तपिश से नहीं डरूंगी क्योंकि मेरे पास आपके नाम की वो छतरी है जो मुझे हर बुराई से बचा लेगी। फुरकान के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। इसने महसूस किया कि इसकी बरसों की मेहनत और वो खामोश मोहब्बत आज रंग ले आई है। इसने मिशाल को यकीन दिलाया कि अब इनकी जिंदगी का हर मोड़ खुशियों से भरा होगा क्योंकि जहाँ एतमाद और तहफ्फुज हो वहां कोई तूफान रास्ता नहीं रोक सकता। मिशाल फुरकान के बताए हुए रास्तों पर फख्र से चलने के लिए तैयार थी। इसे एहसास हो गया था कि रब की रजा और अपने शरीके हयात की हदूद में रहना ही असल कामयाबी है। इसने चांद की इस धुंधली रोशनी में जो कल तक इसे उदास करती थी आज एक नई उम्मीद देखी। कहानी का इख्तिताम इस खूबसूरत एहसास पर हुआ कि मोहब्बत सिर्फ नाम नहीं है बल्कि एक ऐसा अमल है जो इंसान को कुंदन बना देता है। मिशाल की जिद हार गई थी मगर इसकी तकदीर जीत गई थी। अब इसके पास ना सिर्फ एक घर था बल्कि एक ऐसा मजबूत हसार था जिसके अंदर वो अपनी तमाम तर मासूमियत के साथ हमेशा के लिए महफूज हो चुकी थी।
اسے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور جس نے اسے بھٹکنے سے پہلے ہی تھام لیا اور اسے ایک ایسے مرد کی پناہ میں دیا جو اس کے انا سے زیادہ اس کی حفاظت کو مقدم رکھتا تھا۔ اب اسلام آباد کی تپتی دوپہر ہو یا زندگی کے کٹھن راستے، مشال کو کسی بات کا خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ اب اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ وہ مسیحا تھا جس نے اسے کانٹوں سے بچا کر محبت کی اصل منزل تک پہنچا دیا تھا۔